स्वागत है आपका प्राइम कोर मेडिकल चैनल में। ये चौथी वीडियो होने वाली है लैरिंग्स पे। फर्स्ट वीडियो जो थी वो थी इंट्रोडक्शन और फिजियो पे, सेकंड थी एनाटॉमी पे, थर्ड थी लैरिंगोट्रेकियल ट्रॉमा पे और फोर्थ है एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स। तो इसमें बुक में इतने टॉपिक्स दे रखे हैं, अपन इसमें से इंपॉर्टेंट मोस्टली पढ़ेंगे, एक दो छोड़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले पढ़ेंगे एक्यूट लैरिंजाइटिस, उसके बाद एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, देन एक्यूट लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस, लैरिंजियल डिप्थीरिया, एडिमा ऑफ लैरिंग्स ये नहीं पढ़ेंगे, क्रोनिक लैरिंजाइटिस, रिंकिस एडिमा, एट्रोपिक लैरिंजाइटिस, टीबी लैरिंग्स ये पढ़ेंगे सारे। सिर्फ एक ये और ये नीचे वाले क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। फंगल इन्फेक्शन होगा लैरिंग्स का, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, माइकोसिस, माइकोलैरिंजाइटिस, लेप्रोसी और सिफिलिस स्क्लेरोमा ये सेकेंडरी डिजीज होती है। इन डिजीजेस के बाद में लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन होता है, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे पहले देखते हैं एक्यूट लैरिंजाइटिस। तो एक्यूट लैरिंजाइटिस, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन हो गया लैरिंग्स का। तो कॉज क्या हो सकते हैं? इटियोलॉजी दो तरीके की होती है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। जो नॉन इन्फेक्शियस कॉज है उसमें सबसे मोस्ट कॉमन है एलर्जी, थर्मल, केमिकल्स, वोकल अब्यूज एंड लैरिंजियल ट्रॉमा। लैरिंजियल ट्रॉमा कब हो सकता है? एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन जब करते हैं तो ट्यूब डालते हैं, अगर ट्यूब का साइज बड़ा है या बहुत टाइम तक ट्यूब डाल रखी है तो इसकी वजह से जो म्यूकोसा में क्या होते हैं, अल्सर्स पड़ जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से उसमें ग्रैनुलोमा बन जाते हैं। इसकी बात आगे आने वाले चैप्टर में होगी। तो ये नॉन इन्फेक्शन कोज होगी, एलर्जी, थर्मल, केमिकल्स, वोकल अब्यूज एंड लैरिंजियल ट्रॉमा। वोकल अब्यूज भी बहुत इससे भी काफी डिजीज होती हैं, नॉन नियोप्लास्टिक्स ट्यूमर्स वोकल अब्यूज की वजह से कई होते हैं, जैसे कि वोकल पे हमारे नोड्यूल्स बन जाएंगे, वोकल पोलिप हो जाएगा, वो सब चीजें। अब इन्फेक्शियस कोज, इन्फेक्शियस में क्या होता है? फर्स्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा वायरस का इन्फेक्शन होगा। वायरस का इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? म्यूकस की एडिमा हो जाएगी, म्यूकोसा की एडिमा हो जाएगी। उसके बाद बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। 3 बैक्टीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड स्टेफोडियस। तो ये इन्फेक्शियस कोज हो गया। अब लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन होगा, क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे वो देखते हैं। जो सिम्टम्स आएंगे वो अब्रप्ट ऑनसेट होगा, एकदम से आएंगे। होर्सिनेस ऑफ वॉइस, लैरिंग्स की कोई भी डिजीज हो ये सिम्टम्स आपको दिख ही जाएगा, होर्सिनेस ऑफ वॉइस। इसमें क्या होता है? ड्राई इरिटेटिंग कफ होता है, पेन होगा और जनरल सिम्टम्स लाइक फीवर और मलेरिया आएंगे। तो हमें देखो ट्रीटमेंट याद करने की जरूरत नहीं होती किसी में, अगर क्लिनिकल फीचर्स पता है तो बस उसी को हमें रोकना है, तो वही ट्रीटमेंट हो जाएगा। जैसे पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे देंगे, फीवर के लिए हम एंटीपायरेटिक्स दे देंगे, ड्राई इरिटेटिंग कफ को रोकने के लिए कफ सप्रेसेंट्स दे देंगे। तो देखते हैं ट्रीटमेंट में सबसे जरूरी है वॉइस रेस्ट। लैरिंग्स की कोई भी डिजीज हो तो वॉइस रेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वोकल कॉर्ड्स को रेस्ट नहीं मिलेगा तो कंटिन्यूसली हिलते रहेंगे और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या डिजीज ज्यादा प्रोग्रेस कर सकती है। तो फर्स्ट हो गया वॉइस रेस्ट। सेकंड है अवॉइड रिस्क फैक्टर्स। स्मोकिंग और अल्कोहल से जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है लैरिंग्स का, तो स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना है। स्टीम इनहेलेशन करने की, जो सिक्रेशंस है स्टीम से वो क्या हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी और निकल सकती है इजीली। कफ सप्रेसेंट देना है, क्योंकि जो ड्राई इरिटेटिंग कफ है, जब बार बार कफ करता है आदमी तो क्या होता है, म्यूकोसा में टीयर्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि जो कफ होता है वो काफी फोर्सफुल कफ होता है, तो हमारे अंदर की जो म्यूकोसा होती है लैरिंग्स की वो टूट जाती है, उसमें टीयर्स पड़ जाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन है तो हमें एंटीबायोटिक्स देनी। एंटीबायोटिक्स जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट होती है वो होती है अमोक्सिसिलिन। स्टीरॉइड्स इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, तो इसलिए स्टीरॉइड्स दोने, और पेन जो हो रहा है उसके लिए हमें एनाल्जेसिक देंगे। तो ये हो गया ट्रीटमेंट पार्ट। एक्यूट लैरिंजाइटिस छोटा सा टॉपिक है, इटियोलॉजी में इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस है, क्लिनिकल फीचर्स है और उसका ट्रीटमेंट है। तो अब देखते हैं एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, जिसका दूसरा नाम होता है सुप्राग्लोटिक लैरिंजाइटिस। इसमें 4 चीजें हैं, इटियोलॉजी है, क्लिनिकल फीचर्स है, क्या उसकी फिर एग्जामिनेशन पे कैसा दिखेगा हमें, और क्या ट्रीटमेंट है। तो इटियोलॉजी में ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, बच्चों को इफेक्ट करती है। बच्चा जो होगा 2 से 7 साल का होगा, और जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इटियोलॉजी होगी। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स का जो अब्रप्ट ऑनसेट होगा और ये रैपिडली प्रोग्रेशन होगा। सोर थ्रोट, डिस्निया अगर अडल्ट है, मैंने बोला ये चाइल्ड में अफेक्ट करता है पर ये मोस्टली, लेकिन अडल्ट में भी हो सकता है ये डिजीज। तो इसीलिए अगर अडल्ट है, इसे अडल्ट में क्या होगा, डिस्टेजिया और सोर थ्रोट। बच्चा है तो उसमें मोस्ट कॉमन होगा डिस्निया एंड स्लाइडो। फीवर आता है 40 डिग्री तक, क्यों? क्योंकि सेप्टिसीमिया की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स हो गए, एग्जामिनेशन पे कैसा दिखेगा हमें।
एग्जामिनेशन पे जब टंग डिप्रेशर डालेंगे तो हमें जो है एपिग्लोटिस दिखेगा रेड एंड स्वोलन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी। इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करेंगे तो हमें एडिमा एंड कंजेशन दिखेगा सुप्राग्लोटिक स्ट्रक्चर का। सुप्राग्लोटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एपिग्लोटिस, एरिटेनोइड एंड एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। लेटरल सॉफ्ट टिश्यू नेक का एक्सरे करेंगे तो हमें वही जो एपिग्लोटिस है वो सोलन दिखेगा, सोलन है और इसको बोलते हैं थंब साइन। ये ऑन एग्जामिनेशन हो गया। ट्रीटमेंट से पहले मैं इसका इंट्रो बता देता हूँ। जो है ये एक्यूट इन्फ्लामेशन है, किन का सुप्रा एपिग्लोटिक स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ बताए थे वही है, एपिग्लोटिस, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड और एरिटेनोइड का। इससे क्या होता है, एडिमा होता है। एडिमा की वजह से हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे में, तो इसी की वजह से वो डिस्निया और स्टाइडोर की क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहला होगा हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि मैंने बताया सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे और उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखेंगे। उसके बाद हम देंगे एंटीबायोटिक, क्यों, क्योंकि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हो रहा है। एंटीबायोटिक हम एम्पिसिलिन या एमोक्सिसिलिन आईवी देंगे, या फिर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जैसे कि सेफ्ट्राइएक्सोन दे सकते हैं। थर्ड है स्टीरॉइड्स, कोई भी इंफ्लेमेटरी कंडीशन में स्टीरॉइड्स एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं तो स्टीरॉइड्स। फोर्थ है एडिक्वेट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जरूरी है, क्योंकि अगर बंदे के गले में दिक्कत है तो वो पानी कम पिएगा, खाना वाना कम खाएगा, तो उसकी वजह से उसको हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। जो ऑक्सीजन देंगे उसको बाहर से या फिर और ह्यूमिडिफिकेशन, क्योंकि अगर ड्राई एयर जाएगी तो ये इन्फ्लेमेशन को और ज्यादा क्रस्ट बन सकते हैं और इन्फ्लेमेशन और ज्यादा हो सकता है। इसलिए ह्यूमिडिफिकेशन एंड ऑक्सीजन, अगर कुछ भी काम नहीं हो रहा है बंदे जो बिगड़ती जा रही है हालत, तो उसको हम कर देंगे इंट्यूबेशन। और उससे भी नहीं हो रहा है तो इंट्यूबेशन को अगर 3 दिनों तक कोई बंदा इंट्यूबेशन पे है तो हम उसमें ट्रैकेस्टोमी करेंगे। बाद में ट्रैकेस्टोमी में कुछ नहीं होता, अलग से एक छेद बना देते हैं, एक्सटर्नल ओरिफाइस बना देते हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो बाईपास हो जाती है और एक नया एयरवे बन जाता है। तो ये था एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। चैप्टर चल रहा है एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंक्स। अभी तक 2 चीजें पढ़ी हैं, एक एक्यूट लैरिंजाइटिस देखा था, दूसरा हमने देखा था एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। अभी तीसरा है एक्यूट लैरिंगोट्रैकियल ब्रोंकाइटिस। तो इसका इंट्रो में लिख सकते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन है किस का, लैरिंक्स का, ट्रैकिया का एंड ब्रोंकस का। इटियोलॉजी क्या होती है, वही 3-4 चीजों में इसको पढ़ेंगे, इटियोलॉजी, पैथोलॉजी, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। इटियोलॉजी में ये है, ये वायरल इन्फेक्शन से होता है। कौन सा वायरस होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप 1 एंड टाइप 2, और ये मोर कॉमन होता है इनमें। पैथोलॉजी क्या होती है कि जो लूज एरियुलर टिश्यू होता है, सब एपिग्लोटिक रीजन का जो लूज एरियुलर टिश्यू होता है वो स्वेल कर जाता है, और इसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्राइडोर। स्ट्राइडोर कुछ नहीं होता, एक नॉइज होती है, वो इंस्पिरेशन में भी हो सकती है, एक्सपिरेशन में भी हो सकती है, ये आगे आएगा। उसके अलावा जो सीक्रेशंस हो जाती है वो थिक हो जाती है, थिक टिनेशियस सीक्रेशंस और क्रस्ट बनने लग जाते हैं। तो ये पैथोलॉजी में हो गया कि लूज एरियुलर टिश्यू था सब एपिग्लोटिक रीजन का, वो स्वेल कर गया, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और स्ट्राइडोर हुआ। अब सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स वही अपर राइट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन तो वही सिम्टम्स आएंगे, हॉर्सीनेस, क्रूपी कफ, फीवर 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड इंस्पिरेटरी टाइप ऑफ स्ट्राइडोर। स्ट्राइडोर 3 तरह का होता है, इंस्पिरेटरी टाइप, एक्सपिरेटरी टाइप एंड बाइफेजिक। ये अलग से चैप्टर आएगा स्ट्राइडोर का। अब देखते हैं ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले तो हमें हॉस्पिटलाइजेशन करना है उसको, बच्चे को नहीं बड़े को, क्योंकि ये डिजीज किसी में भी हो सकती है। जो पीछे वाली बताई थी एपिग्लोटाइटिस, वो बच्चे में ज्यादा कॉमन होती है। हॉस्पिटलाइजेशन कर दिया तो हम उसको एनेस्थीसिया देंगे, CO फ्लोराइड वगैरह, ऑक्सीजन देंगे, आईवी लाइन ढूंढेंगे उसको, जो पैरेंटरल फ्लूइड है उसके लिए हमने आईवी लाइन ढूंढ ली है। अब हम क्या करेंगे, लैरिंगोस्कोपी से डायग्नोसिस बना लेंगे। अब एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स क्यों देंगे, डिजीज तो ये वायरस की है। मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी में पहले वायरल का इन्फेक्शन होता है, उसके बाद बैक्टीरिया का सुपर इनोवेशन हो जाता है, तो इससे बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एम्पिसिलिन दे रहे हैं। कितने देंगे, 50 mg पर केजी दे दी, 50 mg पर केजी एम्पिसिलिन दे दी। अब क्या ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे, क्यों कर रहे हैं ह्यूमिडिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे एक क्रस्ट बन रहे हैं। क्रस्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि ड्राई एयर की वजह से, तो हमें ह्यूमिडिफिकेशन करना है। पैरेंटरल फ्लूइड दे दिए आईवी लाइन ढूंढ के। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए स्टीरॉइड जो होते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg आईवी। एड्रेनलिन डिस्निया को ठीक करता है, तो एड्रेनलिन। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो हम उसको इंट्यूबेशन कर देंगे, या फिर अलग से एक एक्सटर्नल एयरवे बना देंगे, ट्रैकियोस्टोमी। तो ये ट्रीटमेंट पार्ट हो गया। क्या ट्रीटमेंट में कुछ नहीं है कि जो सिम्टम्स है उन्हीं को रोकना है, हॉस्पिटलाइजेशन करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है, स्टीरॉइड्स देने हैं, पैरेंटरल फ्लूइड्स देने हैं। उसके अलावा और क्या
ह्यूमिडिफिकेशन, पारेंटरल फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, एड्रेनलिन डिस्पनिया के लिए, और ट्रैकियोस्टोमी एंड इंट्यूबेशन। तो ये हो गया एक्यूट लैरिंगोट्रैकियल ब्रोंकाइटिस। अभी मैं इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, एपिग्लोटाइटिस में क्या डिफरेंस है और एक टेबल बनेगी, वो इजीली उन दोनों याद हो जाएंगे। तो अभी तक अपन ने एक्यूट एपिग्लोटाइटिस और लैरिंगोट्रैकियल ब्रोंकाइटिस देखा था। अब इसमें डिफरेंस टेबल है कि ये याद है तो ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म जो है इसमें होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी बैक्टीरिया, और यहाँ पे होता है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप 1 एंड टाइप 2। एज जो है इसकी 2 to 7 इयर्स होती है और इसकी होती है 6 months to 3 years। सॉरी मैंने पीछे गलत बता दिया था कि एडल्ट की है, नहीं, ये भी बच्चे की डिजीज है और ये एज ग्रुप होता है 6 months to 3 years। पैथोलॉजी जो एपिग्लोटिस है वो सुप्राग्लोटिक स्ट्रक्चर है, तो पैथोलॉजी कहाँ होगी? सुप्राग्लोटिक स्ट्रक्चर में, जबकि ये पूरा पार्ट है, नीचे का पार्ट है, तो सबग्लोटिक पैथोलॉजी। प्रोड्रोमल सिम्टम जो है वो वायरस में ही आते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और यहाँ पे नेगेटिव। ऑनसेट जो होता है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस इसका सडन ऑनसेट होता है, और यहाँ पे कैसा होगा? स्लो होगा। फीवर, फीवर किसमें आएगा? फीवर यहाँ पे आएगा, यस आएगा, हाई ग्रेड फीवर आएगा। यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे लो ग्रेड फीवर और नो फीवर, या तो लो ग्रेड फीवर होगा या नो फीवर होगा। पेशेंट्स लुक टॉक्सिक, क्योंकि बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं इसलिए टॉक्सिक दिखेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कफ जो होती है इसमें कफ एब्सेंट होती है, यहाँ पे कफ प्रेजेंट हुई है। स्ट्राइडोर, स्ट्राइडोर जो है दोनों में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे इंस्पिरेटरी स्ट्राइडोर था, मैंने बताया था, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडोर था। ओडिनोफेजिया यहाँ पे प्रेजेंट होगा और यहाँ पे एब्सेंट। ये याद कैसे करना है कि ओडिनोफेजिया, सीधी सी बात है, एपिग्लोटिस ऊपर है तो खाने या पानी के टच में वही चीजें आती हैं, तो वहीं पे तो ओडिनोफेजिया होगा। वो तो नीचे के पार्ट है, लैरिंक्स ट्रैकिया ब्रोंकस तो नीचे है, तो ओडिनोफेजिया होने का वहां पे मतलब ही नहीं है, तो एब्सेंट होगा। इसका मीनिंग क्या है सर ओडिनोफेजिया का? ओडिनोफेजिया का मतलब होता है कि डिफिकल्टी इन स्वैलोइंग। ओके थैंक यू। जो रेडियोलॉजी पे है, यहाँ पे अपन ने एलएसटीएन एक्सरे किया था, तो यहाँ पे थंब साइन निकाला। जो एपिग्लोटिस था वो स्वोलन था, तो उसको बोला था थंब साइन। लेटरल सॉफ्ट टिश्यू नेक ऑफ एक्सरे किया तो थंब साइन, और यहाँ पे दिखेगा स्टीपल साइन, स्टीपल साइन ऑन एंटीरो पोस्टीरियर व्यू। अब ट्रीटमेंट दोनों में ही लगभग सेम सा ही है। ह्यूमिडिफाइड एयर देंगे, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे जो है हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, कौन सी? एम्पिसिलिन या फिर 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जैसे कि सेफ्ट्राइएक्सोन। यहाँ पे हम देते हैं स्टीरॉइड्स। यहाँ पे भी एंटीबायोटिक देते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा जा सके। तो ये जो है डिफरेंस है दोनों में। लैरिंजियल डिप्थीरिया, इसमें को हम 5 हेडिंग्स में देखेंगे कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसमें क्या हो रहा है, पैथोलॉजी क्या, क्लिनिकल फीचर है, कैसे हम डायग्नोसिस बनाएंगे और क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इसकी इटियोलॉजी वही है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। पहले उसने फोशल डिप्थीरिया किया जो कि चिल्ड्रन में होता है लेस देन 10 ईयर ऑफ एज पे। अभी जो है इसका इंसिडेंस कम होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि इम्यूनाइजेशन से डीपीटी वैक्सीन जो लगती है, पेंटावेलेंट में मिला के देते हैं डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिम, तो उसकी वजह से इंसिडेंस कम हो रहा है इसका। पैथोलॉजी में 2 ही चीजें होती हैं जो डिप्थीरिया का होता है, एक तो होता है टॉक्सिन्स और उसमें बनती है दूसरी सूडो मेम्ब्रेन। तो सूडो मेम्ब्रेन जो है हमारे लैरिंक्स में और ट्रैकिया में बन गई, तो ये क्या कर सकती है? ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है एयरवे को। दूसरा है टॉक्सिन, इसका टॉक्सिन जो होता है वो मायोकार्डाइटिस करा सकता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स करा सकता है। तो पैथोलॉजी में 2 ही चीजें, एक सूडो मेम्ब्रेन और टॉक्सिन। थर्ड है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? जनरल सिम्टम्स होंगे जैसे कि फीवर, लो ग्रेड फीवर होता है 100 to 101, सोर थ्रोट, मलेज, और जो वेरी टॉक्सिक होता है इसमें टैकीकार्डिया हो जाएगा, जो पल्स होगी वो थ्रेडी पल्स होगी। तो ये जनरल सिम्टम्स है, फीवर, सोर थ्रोट, मलेज एंड टैकीकार्डिया, थ्रेडी पल्स। जो लैरिंजियल सिम्टम्स होंगे उसमें होगा होर्सीनेस, क्रूपी कफ, इंस्पिरेटरी टाइप ऑफ स्ट्राइडोर, और डिस्पनिया। अगर ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ेगा तो डिस्पनिया बढ़ेगा। मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन जो होती है लैरिंक्स में, फेरिंक्स में, ट्रैकिया में और टॉन्सिल्स पे होती है। ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन है और ये ब्लीड करती है जब इसको निकालने की कोशिश करते हैं। बुल्स नेक सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डिप्थीरिया में, क्योंकि जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं उनके क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बड़े हो जाते हैं, तो जो नेक है वो बुल की जैसी दिखती है। तो सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी को बोलते हैं बुल्स नेक। तो ये क्लिनिकल फीचर हो गए जनरल लैरिंजियल मेम्ब्रेन और बुल्स नेक।
डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? डिप्थीरिया का जो डायग्नोसिस बनता है वो क्लिनिकली ही बन जाता है, लेकिन कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मीयर कल्चर करके उसमें कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को देख लेते हैं। अब है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में यहाँ पे पैथोलॉजी जो उसका टॉक्सिन था, सबसे पहले तो हमें एंटीटॉक्सिन देंगे। कौन सा एंटीटॉक्सिन? डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, जो होता है 20,000 से 1 लाख आईवी। ये वेरी करता है कि कौन सी स्टेज पे पेशेंट आया है। उसके बाद हम देंगे एंटीबायोटिक्स, क्योंकि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया है, तो हम बेंजाइल पेनिसिलिन देंगे। कितने देंगे? 5 लाख यूनिट देंगे इंट्रामस्कुलर, हर 6 घंटे में देनी, 6 दिनों तक की देनी। पेनिसिलिन की एक ही दिक्कत होती है कि वो एलर्जी, उसकी साइड इफेक्ट है एलर्जी। तो कोई बंदा अगर पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो हम उसको रिथ्रोमाइसिन दे देंगे। थर्ड होता है मेंटेनेंस ऑफ एयरवे, एयरवे को मेंटेन करने के लिए ट्रैकेस्टोमी और कंप्लीट बेड रेस्ट। कितने दिनों के लिए? 2 to 4 वीक्स। 2 to 4 वीक के लिए बेड रेस्ट। बेड रेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि डिप्थीरिया जो है टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है, और ये टॉक्सिन जो है हार्ट को इन्फ्लेमेशन करा देंगे, मायोकार्डाइटिस करा देंगे। तो बंदा अगर 2 से 4 हफ्ते के लिए अपने बेड पे रहेगा तो मायोकार्डाइटिस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में एंटीटॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक, मेंटेनेंस ऑफ एयरवे एंड फोर्थ है कंप्लीट बेड रेस्ट। तो ये था लेरिंजियल डिप्थीरिया। अभी देखते हैं क्रोनिक लेरिंजाइटिस। क्रोनिक लेरिंजाइटिस 2 तरह का होता है, विदाउट हाइपरप्लेशिया, विद हाइपरप्लेशिया। विदाउट हाइपरप्लेशिया मतलब कि सिर्फ रेडनेस है, तो क्रोनिक हाइपररीनिक लेरिंजाइटिस। दूसरा है विद हाइपरप्लेशिया, तो उसको बोलेंगे क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक लेरिंजाइटिस, या फिर दूसरा नाम क्रोनिक हाइपरट्रोफिक लेरिंजाइटिस। जो ये है क्रोनिक हाइपररीनिक लेरिंजाइटिस, ये डिफ्यूज होता है, मतलब पूरे के पूरे लेरिंग्स को इन्वॉल्व करेगा। लेकिन जो हाइपरप्लास्टिक वाला है वो डिफ्यूज भी हो सकता है, मतलब पूरे लेरिंग्स को ले लिया उसने, या फिर लोकलाइज हो सकता है। लोकलाइज होगा तो ये ट्यूमर लाइक लीजन्स दिखेंगे हमें, जैसे कि वोकल नोड्यूल, वोकल पोलिप, रिंकीज एडिमा और कॉन्टैक्ट अल्सर। ये सारे डिटेल में हम देखेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा अगले, एक नॉन नियोप्लास्टिक ट्यूमर्स है, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। अभी देखते हैं इटियोलॉजी क्या क्या होती है। तो इटियोलॉजी क्रोनिक इन्फेक्शन है, तो क्रोनिक इन्फेक्शन की इटियोलॉजी सिंपल सी यही है कि पहले एक्यूट इन्फेक्शन हुआ था, वो अच्छे से ट्रीट नहीं हुआ है, तो वो वापस आ गया है, रिकरेंस कर गया है, या तो इनकम्प्लीट रिजोल्यूशन है एक्यूट लेरिंजाइटिस का, या फिर रिकरेंट इन्फेक्शन है। तो ये फर्स्ट जो है इटियोलॉजी होगी। सेकंड क्या है? कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन कहाँ कहाँ पे? पैरानेजल साइनसेस पे, हमारे टीथ पे, हमारे टॉन्सिल्स पे, हमारी चेस्ट में, वहां से इन्फेक्शन आ सकता है और ये क्रोनिक लेरिंजाइटिस करा सकता है। थर्ड है ऑक्यूपेशन। कुछ ऑक्यूपेशंस होती हैं जिसमें डस्ट है, फ्यूम्स निकलती रहती है, तो वो लेरिंग्स के लिए हार्मफुल है, लेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन करा सकती है। जैसे जो स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं वो उसके पास रहते हैं, इसके पास फायर के पास रहते हैं, वहाँ पे फ्यूम्स निकलती रहती है। डस्ट जो कि कॉटन वूल में, कॉटन फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पे डस्ट ज्यादा होती है और रिमाइंडर्स होते हैं उनमें भी, तो लेरिंजाइटिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। फोर्थ फैक्टर है स्मोकिंग एंड अल्कोहल और क्रोनिक लंग डिजीज। क्रोनिक लंग डिजीज होगी तो बंदा क्या करेगा? बहुत ज्यादा खांसेगा। हमें पता है जब कफ होता है तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, एफर्ट लगता है तो जो हमारी म्यूकस है वो टियर हो जाती है, तो उसकी वजह से हो जाएगा लेरिंजाइटिस। 6 पॉइंट है वोकल अब्यूज। वोकल अब्यूज मतलब कि चिल्लाना एक तरह से, मतलब कि पता नहीं है कैसे बात करनी है, बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे तो क्या है, वोकल कॉर्ड जो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, आपस में टच होंगे, तो वो जो चीजें थी वोकल पोलिप, वोकल नोड्यूल, कॉन्टैक्ट अल्सर और ये लेरिंजाइटिस, ये सभी होते हैं वोकल अब्यूज से। तो ये 6 फैक्टर है क्या क्या? इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन या रिकरेंट इन्फेक्शन है, कोई हमारा क्रोनिक इन्फेक्शन है पैरानेजल साइनस में, टीथ में, इसमें टॉन्सिल्स में, चेस्ट में, ऑक्यूपेशनल में स्मोक एंड डस्ट एंड फ्यूम्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, क्रोनिक डिजीज में ट्रॉमा हो रहा है कफ से, और ये है वोकल अब्यूज। सेम इटियोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ पे भी आएंगे, किसमें? क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक लेरिंजाइटिस में। अभी देख इसमें डिफरेंस क्या है, देखो पैथोलॉजी का डिफरेंस है, इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं थी, लेकिन अगर यहाँ पे हाइपरप्लास्टिक लेजिया हो रहा है तो कैसे हो रहा है? सबसे पहले यहाँ पे भी हाइपररीमिया ही होता है, उसके बाद एडिमा होगा और सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा सब म्यूकोसा में। मैंने एक स्टार्टिंग में एक चीज छोड़ दी थी एनाटॉमी में, गलती से छूट गई थी, वो ये है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो लाइन होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम पे, लेकिन 3 जगह ऐसी होती है जो यहाँ पे, वहां पे ये नहीं होता है, वहां पे क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। तो 3 जगह कौन सी है? एक होता है वोकल कॉर्ड्स, दूसरा होता है एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, और तीसरा होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस भी पूरा नहीं, एपिग्लोटिस मैंने बताई थी 2 सरफेस होती है, एक होती है लेरिंजियल सरफेस और एक होती है लिंगुअल सरफेस। तो ये लिंगुअल सरफेस पे तो पूरा यही होता है,
कौन सा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। लेकिन जो लैरिंजियल सरफेस होती है उसके अपर पार्ट में ये होता है, इसके अपर पार्ट में। तो ये तीन जगह हो गई, कौन सी वोकल कॉर्ड, एरिया एपिग्लोटिक फोल्ड और एपिग्लोटिस की लिंगुअल सरफेस पूरी, और जो लैरिंजियल सरफेस है उसका अपर पार्ट में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होता है। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है वोकल कॉर्ड पे, उसमें क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेसिया और केराटिनाइजेशन, और जो अदर जो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलोनर एपिथेलियम है वो चेंज हो जाएगी किसमें, स्क्वेमस में। तो ये पैथोलॉजी है इसकी क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक लैरिंजाइटिस की। म्यूकस ग्लैंड जो होती हैं कहाँ होती है, मैंने बताया था सैक्यूल्स में होती है, उसको ओवल कैन ऑफ लैरिंक्स बोलते हैं। तो म्यूकस ग्लैंड में स्टार्टिंग में क्या होता है, अर्ली स्टेज पे कि पहले होता है उसमें हाइपरट्रोफी, लेकिन लेट स्टेज में पहुंचते पहुंचते वहां पे एट्रोफी हो जाती है, इसकी वजह से हमारा लैरिंक्स ड्राई हो जाता है। तो ये पैथोलॉजी होगी। अभी क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। लैरिंक्स में जब भी आएगा तो होर्सिनेस ऑफ वॉइस, पहला सिम्पटम होर्सिनेस। कांस्टेंट होकिंग, होकिंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस डिजायर टू क्लियर हिज थ्रोट, मतलब वो बंदा अपना गला साफ करने की कोशिश करता रहेगा हमेशा। डिस्कम्फर्ट होगा थ्रोट में, और कफ होगा। कफ जो होता है ड्राई एंड इरिटेटिंग कफ होता है। क्लिनिकल फीचर्स अगर याद है तो ट्रीटमेंट में वही है, ड्राई कफ है तो उसको बंद कर देंगे। और एग्जामिनेशन पे यही क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे भी आएंगे। इसमें क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक लैरिंजाइटिस में सेम होर्सिनेस, कांस्टेंट होकिंग, डिस्कम्फर्ट इन थ्रोट एंड कफ। कफ जो है ड्राई एंड इरिटेटिंग है। पर यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये जो होता है मेल रेशियो फीमेल 8:1 होता है, और 30 to 50 ईयर्स में ये देखा जाता है। कौन सा, क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक लैरिंजाइटिस। अब एग्जामिनेशन या डायग्नोसिस में कैसा दिखेगा, क्रोनिक हाइपरेमिक लैरिंजाइटिस। नाम में ये हाइपरेमिक, हाइपरेमिक का मतलब होता है, तो हाइपरेमिया ऑफ लैरिंक्स, लैरिंक्स हाइपरेमिक दिखेगा, और जो वोकल कॉर्ड है वो डल रेड एंड राउंडेड दिखेंगे। इसमें क्रोनिक हाइपरेमिक। अब क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक का एग्जामिनेशन जब करते हैं तो लैरिंजियल म्यूकोसा जो है वो डस्की रेड हो जाती है और थिकन हो जाती है। हमारे वोकल कॉर्ड भी रेड एंड सोलन होंगे। सेम विद वेंट्रिकुलर बैंड, वेंट्रिकुलर बैंड कुछ नहीं होता, फॉल्स वोकल कॉर्ड का दूसरा नाम है, वो भी रेड एंड सोलन हो जाएंगे। और वोकल कॉर्ड की जो मोबिलिटी है, हिलने की वो जो क्षमता है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। इसकी वजह से कोई होर्सिनेस ऑफ वॉइस आ रहा है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट पार्ट क्रोनिक हाइपरेमिक लैरिंजाइटिस की या विदाउट हाइपरप्लेजिया। सबसे पहले है कि जो इटियोलॉजी है उसको हम हटाएं। तो इटियोलॉजी में क्रोनिक इन्फेक्शन है, इनको ठीक करना है। एलिमिनेट इन्फेक्शन, कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, पहले उसको ठीक करना है। रिस्क फैक्टर जो है स्मोकिंग, अल्कोहल बंद करने, अवॉइड करने हैं। स्टीम इनहेलेशन लेंगे तो जो हमारे जो सिक्रीशंस है वो लूज हो जाएंगे और इजीली बाहर आ जाएंगे। क्यों सिक्रीशंस को लूज करना है, क्योंकि वहां पे देखो लैरिंक्स ड्राई हो रखा है, इसीलिए हम स्टीम दे रहे हैं। फोर्थ है एक्सपेक्टोरेंट्स, उसका भी सेम ही फंक्शन होता है। तो ये चार चीजें होगी, क्या क्या, इन्फेक्शन को एलिमिनेट करना है, दूसरा है कि स्मोकिंग और अल्कोहल जो भी रिस्क फैक्टर उनको अवॉइड करना है, थर्ड है स्टीम इनहेलेशन, और फोर्थ है एक्सपेक्टोरेंट्स। सेम ट्रीटमेंट इसमें भी है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वही होता है कंजर्वेटिव और सर्जिकल। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट सेम है, चार चीजें हैं कि एलिमिनेट करो इन्फेक्शन को, दूसरा है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं स्मोकिंग अल्कोहल उनको अवॉइड करो, स्टीम इनहेलेशन दो और एक्सपेक्टोरेंट्स यूज करो। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या है कि यहाँ पे हाइपरप्लेसिया हो रहा है तो जो भी एक्स्ट्रा म्यूकोसा आई है उसको हटा देंगे, रिमूवल ऑफ म्यूकोसा और स्ट्रिपलिंग ऑफ वोकल कॉर्ड। तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया। तो ये था क्रोनिक लैरिंजाइटिस। रिंकीज एडिमा, रिंकीज एडिमा को दूसरा नाम होता है पोलिपोइड डिजनरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। जब मैंने एनाटॉमी पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ पे स्पेस बताए थे, प्री एपिग्लोटिक स्पेस, पैरा एपिग्लोटिक स्पेस और रिंकी स्पेस। रिंकी स्पेस क्या होता है, वोकल कॉर्ड जो हमारी होती है उसका सब एपिथेलियल स्पेस को वोकल कॉर्ड को बोलते हैं रिंकी स्पेस। अब उसमें एडिमा हो जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एडिमा होता है तो उसको बोलते हैं रिंकीज एडिमा। बाइलेटरल स्वेलिंग ऑफ होल मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ वोकल कॉर्ड, मिड एज मेल एंड फीमेल में देखा गया है। सो एडिमा ऑफ सब एपिथेलियल स्पेस ऑफ वोकल कॉर्ड, रिंकी स्पेस। डायग्राम में दिख रहा है जो वोकल कॉर्ड का मेम्ब्रेनस पार्ट होता है कहाँ से बनता है, मैंने बताया था एनाटॉमी में कोनस इलास्टिकस बनाता है। पीछे का पार्ट जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है जो कि वोकल प्रोसेस ऑफ एरिथमिया से अटैच है। फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में कुछ नहीं है कि जो हमारे वोकल कॉर्ड है वो क्रोनिकली इरिटेट हो रहे हैं, उनकी वजह से इन पे क्या होता है, एडिमा हो जाता है। तो क्रोनिक इरिटेशन ऑफ वोकल कॉर्ड कब हो सकता है, जब हम हमारी वॉइस को मिसयूज करें, या फिर हैवी स्मोकिंग, क्रोनिक साइनोसाइटिस और मिक्सोएडिमा। ये चार चीजें हो गई, इनकी वजह से वोकल कॉर्ड्स होते हैं क्रोनिकली इरिटेट होते हैं। मिसयूज ऑफ वॉइस, हैवी स्मोकिंग, क्रोनिक साइनोसाइटिस एंड मिक्सोएडिमा। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, जब वोकल कॉर्ड की कोई भी डिजीज होती है तो होर्सिनेस होगा, होर्सिनेस ऑफ वॉइस। पेशेंट जो है अब
उसके ट्रू वोकल कॉर्ड तो गए, तो क्या करेगा वो फॉल्स वोकल कॉर्ड से वॉइस प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से लो पिच वॉइस होगी और जो वॉइस होगी रफ होगी। तो रफ एंड लो पिच वॉइस देखी जाएगी इसमें क्लिनिकल फीचर्स। आप देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में जब आप इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करेंगे, इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी पे जो वर्स हमारे वोकल कॉर्ड है उनमें देखेंगे फ्यूजिफॉर्म स्वेलिंग और पेल ट्रांसलूसेंट लुक दिखेगा। जो वेंट्रिकुलर बैंड किसको बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड, वो उसमें भी क्या होगा हाइपररेनिया और हाइपरट्रोफी हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में 3 चीजें हैं। डिकोर्टिकेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, जो इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आए हैं उनको हम हटा देंगे। रिमूवल ऑफ स्ट्रिप ऑफ एपिथेलियम, पहले एक साइड की हटानी है, उसके बाद 3-4 हफ्ते बाद हम दूसरी साइड की वोकल कॉर्ड, एक बार में एक ही वोकल कॉर्ड को हैंडल करना है, एक साथ दोनों की सर्जरी नहीं करनी। डिकोर्टिकेशन ऑफ वोकल कॉर्ड हो गया। उसके बाद है वॉइस रेस्ट एंड स्पीच थेरेपी। वॉइस रेस्ट बहुत जरूरी होता है। लैरिंक्स मतलब वोकल कॉर्ड की कोई भी डिजीज हो तो वोकल कॉर्ड को रेस्ट देना बहुत जरूरी, नहीं तो वो हील नहीं करेंगे। तो ये हो गया है रिंकिस एडिमा। टीबी लैरिंक्स, इटियोलॉजी क्या होती है? टीबी ट्यूबरकुलोसिस। तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है टीबी से, पल्मोनरी टीबी से, सेकेंडरी टू पल्मोनरी टीबी, लंग्स से आया है इन्फेक्शन। किसमें देखा जाता है? टीबी जो होती है मेल में ही ज्यादा होती है, तो मिडिल एज मेल में। जो टीबी बेसिलस है लैरिंक्स में कहां से पहुंचा? 2 रूट होते हैं, एक ब्रोंकोजेनिक रूट होता है, एक हेमेटोजेनस रूट होता है। ब्रोंकोजेनिक एंड हेमेटोजेनस। अब देखते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो टीबी होती है वो लैरिंक्स में पोस्टीरियर पार्ट को अफेक्ट करती है। पोस्टीरियर पार्ट को अफेक्ट इसलिए करती है कि जब टीबी का बेसिलस लैरिंक्स में पहुंचता है तो वो इंटर एरेटनॉइड रीजन पे जाके सेटल करता है, वहां से वो फिर अल्सरेट करता रहता है। इट अफेक्ट पोस्टीरियर पार्ट मोर। अब ये जो है इसका वो है, तो इंटर एरेटनॉइड फोल्ड, उसके बाद वेंट्रिकुलर बैंड, देन वोकल कॉर्ड और उसके बाद एपिग्लोटिस। अब टीबी बेसिलस आया ब्रोंकस में, वहां पे सेटल कर गया, पेनिट्रेट कर गया इंटैक्ट लैरिंजियल म्यूकोसा का, तो ये ब्रोंकोजेनिक स्प्रेड है। इंटर एरेटनॉइड रीजन में आया। इंटर एरेटनॉइड रीजन पीछे होता है देखो पोस्टीरियर पार्ट में, इसीलिए इसको अफेक्ट ज्यादा करता है। वहां से क्या होता है? सब म्यूकोसल ट्यूबरकल बनते हैं, सब म्यूकोसा में ट्यूबरकल बन गए, तो वहां से सीजेशन एंड अल्सरेशन होता रहेगा। तो ये हो गया उसका कैसे वहां पे पहुंचा स्प्रेड होना। तो इससे जो लैरिंक्स की म्यूकोसा है वो रेड एंड स्वोलन हो जाएगी, क्योंकि वहां पे सेल्स आने लग जाएंगी, सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। तो हो गया सूडो एडिमा। इसको सूडो एडिमा बोलते हैं क्योंकि लैरिंजियल म्यूकोसा रेड एंड स्वोलन है। तो पहले इटियोलॉजी, दूसरा पैथोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या था कि सेकेंडरी टू पल्मोनरी टीबी है, मोरिन मेल है, मिडिल एज मेल में ब्रोंकोजेनिक हेमेटोजेनस रूट है। पैथोलॉजी में कि पोस्टीरियर पार्ट को ज्यादा अफेक्ट करता है। अब साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। साइन एंड सिम्टम्स 3 होते हैं। पहला होगा वीकनेस ऑफ वॉइस। वीकनेस ऑफ वॉइस होगा, उसके बाद वो वॉइस होर्सिनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो वीक वॉइस है वो होर्सिनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या है? अल्सरेशन। जो यहाँ पे पैथोलॉजी में देखा था अल्सरेशन, वो उसमें उसकी वजह से होता है सीवियर पेन, और ये पेन जो होता है रेडिएट होता है हमारे ईयर्स पे। थर्ड है डिस्फेजिया। तो 3 सिम्टम्स हो गए, वीकनेस ऑफ वॉइस से होर्सिनेस ऑफ वॉइस, अल्सरेशन से सीवियर पेन रेडिएटिंग टू ईयर एंड डिस्फेजिया। फोर्थ पॉइंट है ऑन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पे हमें कैसा दिखेगा? तो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं वो रेड हो जाएंगे, तो हाइपरेमिया ऑफ वोकल कॉर्ड। और जो इंटर एरेक्टोइड रीजन है जहाँ पे जो बेसिलस आके बैठा है, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, अल्सरेशन हो जाएगा वोकल कॉर्ड का, और ग्रैनुलोमा टिश्यू बनेगा इंटर एरेक्टोइड रीजन में। सब कुछ इंटर एरेक्टोइड रीजन में हो रहा है, क्योंकि जो बेसिलस है वो वहीं आया है, इसीलिए पोस्टीरियर पार्ट ज्यादा अफेक्ट होता है लैरिंक्स का। सूडो एडिमा ऑफ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का सूडो एडिमा हो जाता है, इसको टर्बन एपिग्लोटाइटिस बोलते हैं। टर्बन का मतलब होता है कैप टाइप में, जो कि साफा बांधते ऊपर या फिर टोपी। एपिग्लोटिस भी एक टोपी की तरह है, क्योंकि सबसे ऊपर लैरिंक्स में सबसे ऊपर एपिग्लोटिस ही होता है, इसलिए टर्बन एपिग्लोटाइटिस। और मार्क पेलर सराउंडिंग म्यूकोसा। तो एग्जामिनेशन में याद करने की जरूरत तो है नहीं, सब कुछ वोकल कॉर्ड का ही हो रहा है। इंटरएरेक्टोइड रीजन में स्वेलिंग है, हाइपररेमिया है वोकल कॉर्ड का, अल्सरेशन है, ग्रैनुलोमा टिश्यू है वहीं पे इंटरएरेक्टोइड रीजन में, एडिमा सूडो एडिमा है एपिग्लोटिस का, टर्बन एपिग्लोटिस, और जो सराउंडिंग म्यूकोसा है उसके आसपास क्या होगा? मार्क पेलर होगा। डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? डायग्नोसिस वही टीबी का ही डायग्नोसिस बनाना है, चेस्ट एक्सरे और स्पूटम एग्जामिनेशन से। स्पूटम एग्जामिनेशन 2 स्पूटम एग्जामिनेशन हम 2 सैंपल लेते हैं, डे 1 पे डे 2 पे, उसमें से हम टीबी के बेसिलस को देख लेंगे एसिड फास्ट स्टेनिंग करके, जेडन स्टेनिंग से। डायग्नोसिस हो गया। ट्रीटमेंट में क्या है? देखो लैरिंक्स की डिजीज है तो वॉइस रेस्ट मस्ट है, और टीबी को ठीक करने के लिए टीबी का ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो कि होते हैं HRZDS, आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये हो गया टीबी लैरिंक्स। तो अभी तक ये
चैप्टर था एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंक्स, जिसमें हमने 8-9 चीज़ें पढ़ी होंगी शायद। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्यूट लैरिंजाइटिस, उसके इटियोलॉजिकल, इन्फेक्टिव, नॉन इन्फेक्टिव फीचर्स, क्या क्लिनिकल फीचर्स के ट्रीटमेंट था। उसके बाद पढ़ा था एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, सेम ही जो हेडिंग से सब में सेम ही है लगभग, इंट्रो होगा, इटियोलॉजी होगी, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन। थर्ड देखा था एक्यूट लैरिंगोट्रैकियल ब्रोंकाइटिस, फिर उन दोनों के डिफरेंस की टेबल बनाई थी। वो टेबल ही इंपॉर्टेंट है, अगर बीच का याद नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हमने देखा था लैरिंजियल डिप्थीरिया। लैरिंजियल डिप्थीरिया के बाद में क्रोनिक लैरिंजाइटिस, क्रोनिक लैरिंजाइटिस के बाद में रिंकीज एडिमा, और रिंकीज एडिमा के बाद में लास्ट टॉपिक अभी पढ़ा था टीबी लैरिंज। तो इसमें ये पूरा चैप्टर कवर हो गया है। थैंक यू।